ओके स्टूडेंट्स, वीक नंबर 1 वीडियो नंबर 3 एंटरप्राइज सिस्टम। इस वीडियो क्लिप को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा ईआरपी की डेफिनेशन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ईआरपी जो हमारे पास है या जिसे हम एंटरप्राइज सिस्टम कह रहे हैं, बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है विच मेक श्योर्स कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स तक उसका फ़्लो हो, ताकि हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करे। एंड डेफिनेटली इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर और ये आपके पास इंटरनेट वगैरह या नेटवर्क वगैरह से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आईटी का एलिमेंट है वो लाजमी है। ठीक है, तो हम अब प्रॉपर्ली ज़रा ईआरपी को हम देखने लगते हैं या एंटरप्राइज सिस्टम को। अच्छा जी, मैं बार बार एंटरप्राइज सिस्टम को ईआरपी कह रहा हूँ, तो ये दो वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होंगे, ये मैं पहले भी आपको मेंशन कर चुका हूँ। ईआरपी जो है हमारे पास, वो हमारी जो आईटी मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें टर्म यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम। यूजली हम ये ईआरपी यूज़ करते हैं। तो एंटरप्राइज सिस्टम और ईआरपी दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम दोबारा डेफिनेशन को देखें, ये टैलिक में आपको नज़र आ रहे हैं। ईआरपी सिस्टम्स आर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स टू इंटीग्रेट डेटा अक्रॉस एंड बी कॉम्प्रीहेंसिव इन सपोर्टिंग ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो हमारे पास फंक्शंस हैं, यानी जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें हम बिज़नेस प्रोसेस या बिज़नेस फंक्शंस भी कहते हैं, उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, हम तमाम फंक्शंस की बात करें, हम तमाम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे जिसमें हमारे पास मार्केटिंग आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाती है, ये सारी चीज़। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम डेटा फ्लो होना ज़रूरी है। ठीक है, रियल टाइम का मतलब है कि जिस डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रियल टाइम में उसे नज़र आए, मिले। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक ये डायग्राम देखें, ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमारे पास ईआरपी को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये एक यूज़र की बात की गई है जो एक एम्प्लॉय की तरह आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपका वेंडर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्लाइंट भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ आपके पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो वेंडर हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या हमें कोई और चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, या हमारे आगे हमारे फर्दर कस्टमर हैं या इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, इन तमाम के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये वेब बेस्ड होता है। वेब बेस्ड का मतलब है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ के अंदर तक नहीं रहती, बल्कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के थ्रू आप इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें आपके पास रियल टाइम एक्सेस होता है, यानी जो करंट सिचुएशन है, करंट आपके पास डाटा है ऑर्गेनाइजेशन का, ईआरपी का, वो डेफिनेटली जीयूआई टूल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, ये तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये तमाम जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस होते हैं उन तमाम को इंटीग्रेट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। जिसको जो इन्फॉर्मेशन शो करनी चाहिए या शो होनी चाहिए, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक शख्स है, उसको फाइनेंस की चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे वो इन्फॉर्मेशन शो भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए जिससे वो अपनी एफिशिएंसी या अपने जो डिज़ायर्ड या डिफाइंड गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस डिपार्टमेंट के, होनी चाहिए। प्लस डिपार्टमेंट में भी हायरार्की लेवल पर कि किस हायरार्की पे, यानी मैनेजर्स को क्या शो होना चाहिए, वर्कमैन को क्या शो होना चाहिए, मार्केटिंग सेल्समैन को क्या शो होना चाहिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट उन्हीं को मिलनी चाहिए, सारों को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम था। ज़्यादा फोकस इस लेक्चर में ये भी है कि आपको ईआरपी की समझ आ जाए, ताकि जब हम फर्दर डिस्कशन करें तो आपके माइंड में क्लियर हो। इट्स अ ह्यूज सिस्टम, और ये इंफॉर्मेशन फ़्लो को मेक श्योर करता है, ना सिर्फ तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ही होता है। थर्ड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन देता है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन फ़्लो कैसी होनी चाहिए? डायनामिक होनी चाहिए एंड इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब है जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी वक्त आ जाए। डायनामिक का मतलब है कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं शो करूँ। हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी। सेंट्रल रिपोजिटरी का ये मतलब है कि हमारा तमाम डेटा जो है वो एक जगह मुयस्सर होगा, स्टोर होगा, और उधर से जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी वक्त, यानी इमीडिएटली,
कम से कम टाइम में और डायनामिकली हो जाए, उसी इंफॉर्मेशन से मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वो शो करूँ जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखना चाहता है, उसी इंफॉर्मेशन से मैं सेल्स वालों को या प्रोडक्शन वालों को वो शो करूँ जो प्रोडक्शन वालों को शो होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डेटा रिडंडेंसी एंड एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होंगे, यानी मार्केटिंग वाला अलग होगा, प्रोडक्शन वाला अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का अलग होगा, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास सेम डेटा मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बन जाएंगी, यानी डेटा हमारे पास रिडंडेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, एक सेंट्रल रेपोजिटरी होती है, वहीं पर डेटा रिकॉर्ड होता है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि हर डिपार्टमेंट अपने एंड से अपने मुताबिक डेटा इनपुट करता है, लेकिन चूंकि हमारे पास सेंट्रल रिपोजिटरी का जो स्कीमा होता है, डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, जो आपके पास डेटाबेस का स्कीमा होता है वो यूनिफाइड होता है, वो कॉमन होता है, तो उसमें हमारे पास डेटा ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी यानी सप्लाई चेन को मज़ीद बेहतर करने के लिए होता है। अब सप्लाई चेन होता क्या है, इसकी एक सिंपल सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। यानी हमारे पास ये एक नेटवर्क होता है जिसमें हमारे पास एक डिपार्टमेंट नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसमें हमारे पास कंपनी से बाहर एक सप्लायर भी होते हैं, ठीक है। और इन सारों की जो हमारे पास चेन होती है दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन, और ये प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है और ये हमारे पास सर्विसेज की भी हो सकती है। इसकी मदद से जब हमारे पास इंक्रीज़ एफिशिएंसी होगी सप्लाई चेन की, तो हमारे पास कस्टमर बढ़ेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा मज़ीद अच्छी तौर पर हमारे पास कस्टमर्स के पास जाएंगे, हमारे पास ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी, हमारे पास हम मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं, बिज़नेस इंटेलिजेंस हो सकती है। इन शॉर्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे गोल्स हैं वो हम यहाँ पर अचीव करेंगे। अच्छा, एक जो हम एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट होता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन ये होती है कि हमारे पास एक सिंगल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हम उसको शो करेंगे इस तरह कि जो हमारे हर डिपार्टमेंट होगा उसके मुताबिक शो करें। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट होगा और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और डिपार्टमेंट वाइज हमें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अच्छा, ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं, आप इसको ज़रा देख लें। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक पॉइंट है, एंटरप्राइज सिस्टम इवैल्यूएशन, ठीक है, इवॉल्व कैसे किया ओवर द टाइम लाइन। हमारे पास जो ERP है ये एक नया सिस्टम नहीं है। रिसेंटली जैसे अब हम 2020 में, तो इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट हैज़ बीन विद द इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। लाइक अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो गए। तो हमारे पास जो फर्स्ट ERP आया था वो 1960 में आया था, लेकिन ये जो सिस्टम था, ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड हम ERP की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ था इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अच्छा, इसके प्लेटफॉर्म क्या था, यानी हार्डवेयर इसमें क्या यूज़ हुआ था। अच्छा, इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो आपके पास बेसिकली मेन फ्रेम लेगेसी थी। मेन फ्रेम यानी हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता था जहाँ पर हमारे पास तमाम डेटा स्टोर होता था, प्रोसेस होता था, और हमारे पास क्लाइंट्स होते थे जहाँ पर हमारे पास मिनिमम प्रोसेसिंग होती थी, और तब हमारे पास ऑलमोस्ट नो प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट था ऑन द क्लाइंट। अच्छा जी, यहाँ पर थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर्स की बात की गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की है। जो थर्ड जनरेशन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो थर्ड जनरेशन, मतलब हम सेकंड थर्ड में आए थे जहाँ पर हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, जिसमें कोबॉल और फोर्ट्रॉन भी थी। ठीक है, जो हमारे पास 1960s में हमारे पास जो ERP इंट्रोड्यूस हुए थे उसके कुछ मेन फीचर्स थे, वो ये थे कि हमारे पास यहाँ पर जो एफिशिएंसी थी वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ज़्यादा थी। यानी हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था, उस रॉ मटेरियल कितना रह गया है, कितना हमारे पास किसी प्रोडक्ट के बनने के लिए इस्तेमाल होगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती थी। और ये हमारे पास मोस्टली सुपरवाइज़र्स पर होती थी कि हम कितना लें। अलर्ट्स, टारगेट्स जो भी हमने बात की, प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, इन्वेंट्री रिकॉन्साइलेशन थी, जिसमें रिकॉन्साइलेशन में ये होता है कि आपके पास आपको डेटा कितना शो हो रहा है और एक्चुअल आपके पास इन हैंड आपके पास रॉ मटेरियल कितना है। तो ये हमारे पास 1960s में ERP आया था, ये था। अच्छा, हम अपनी जो वीक 1 की वीडियो नंबर 3 है यहाँ पर हम टर्मिनेट करते हैं। बाकी जो हमारे पास ERP हैं उनको हम थोड़ी देर में वीडियो नंबर 4 में देखते हैं। थैंक यू सो मच।